परम स्नेही साहित्यान्वेषी शुद्धजनों, शुद्ध साहित्यिक कार्यक्रमों को आयोजित करने वाला संस्थान सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के यूट्यूब चैनल तुलसी भवन जमशेदपुर से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तुलसी भवन के कार्यक्रमों की ऑडियो वीडियो को प्रसारित करने का विचार राष्ट्रीय मूल्यों के प्रबल पक्षधर संस्थान के मानद महासचिव आदरणीय प्रसेन जी तिवारी जी की कल्पना का प्रतिफल है। उसी कड़ी में प्रस्तुत है पिछले 28 मार्च को डॉक्टर नर्मदेश्वर पांडे जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके संस्मरणों पर आधारित पुस्तक स्मृति अर्घ का लोकार्पण का वीडियो। तो आइए उस कार्यक्रम का प्रथम भाग देखते हैं। इसमें आप अखबारों की कटिंग देख रहे हैं और नर्मदेश्वर पांडे जी की तस्वीर देख रहे हैं। आप माधवी उपाध्याय से सस्ती वंदना समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता। 1 साल के बाद हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। कई लोग कह रहे थे भाई कुर्सी खाली है, पांडे साहब जैसे सोशल व्यक्ति ध्यान में आता है, वर्किंग डे है और 1.5 साल 2 साल से जो आदत खराब है हम लोग को घर से निकलने का, एक जगह नहीं जाने का, ये 1.5 साल 2 साल का जो कोरोना के बाद का आदत है फिर से यूज तो होने में थोड़ा सा समय लगेगा। फिर भी 5 बजे का समय है, वर्किंग डे है, काफी लोग उपस्थित है। जितने लोग उपस्थित हैं अधिकांश को मैं देख रहा हूँ सभी किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, एक संस्था के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। आज इस अवसर पर अपने बीच में संदीप दीदी पिला लीजिए। मंच पे जो उपस्थित है किसी का कोई विशेष परिचय देने का कोई, सभी लोग पुराने हैं, सभी लोग परिचित हैं। आज हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, आज के मुख्य अतिथि। मुझे लगता है कि मैडम का अगर महीना में 32 दिन अखबार निकलता तो 28 दिन तक कोई ना कोई स्टेटमेंट सामाजिक समस्या रहता ही है मैडम का। इसलिए मैडम के बारे में कोई विशेष परिचय देने का जरूरत थी। आज अपने बीच उपस्थित है, मूर्धन्य साहित्यकार उपस्थित है, कुछ लोग ऐसे उपस्थित हैं जिन्होंने पांडे जी को बिल्कुल घर का रिश्ता, घर से जानते हैं। उनके ऊपर कई लोगों ने कुछ स्मृति लिखा है, पुस्तक लिखा है। मैं केवल 2 लाइन इतनी कह सकता हूँ, मैं 89 में आया यहाँ सर्विस करने के लिए, पटना से पढ़ाई लिखाई मैंने पटना किया, 89 में यहाँ आया।
और 89 में ये कॉर्पोरेट था, टाटा स्टील का सीमेंट प्लांट बन रहा था, उसके आप एचआर का काम करते थे। 89 से ही उनके आना जाना मेरा प्रारंभ हुआ, लेकिन मैं जाता था कोई विशेष परचेज नहीं, क्योंकि एचआर में थे, मैं नौकरी करता था, उसके बाद जाना पड़ता था। बाद में फिर सोशल परिचय हो गया, उसके बाद ध्यान में आया कि ये व्यक्ति एक अलग व्यक्ति है। कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट का एक ऑफिसर कैसा हो सकता है, अलग है, थोड़ा भी टसक नहीं। कोई भी व्यक्ति जाए, छोटा कॉन्ट्रैक्टर, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, सबके साथ उसको गाइड कर रहा है। 89 की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद से व्यक्ति और नजदीक जुड़ते गया, इसमें कहीं 2-4 जगह जाने का मौका मिला। तो जो प्रारंभ से मन में होता है ना, भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसकी रक्षा कर्तव्य है हमारा, इसका इस भाव का जो कहते हैं, उनके रगड़ में समाया हुआ था। यह 89 से उनके साथ बैठने के बाद कई लोगों को अनुभव हुआ होगा। साथ में हम लोग भी संगठन से जुड़े, जुड़ने के बाद कई बार प्रवेश, कई जगह जाने का मौका मिला। यहाँ से नोआ मुंडी, हाट कमरिया, झीक पानी, लगातार संडे सैटरडे कहीं कहीं हम लोग जाते थे। कहीं जाना, कुछ न कुछ बैठना, कुछ प्रशिक्षण का काम करना, कुछ टाइम प्रथा के खिलाफ जागरूकता करना, इस प्रकार के कार्यक्रम में हम लोग जाते थे नियमित, एक आधो साल नहीं, 10 साल। परंतु पांडे जी सरीखे व्यक्ति कभी नहीं कहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं इतना व्यस्त हूँ, प्रोग्राम बन गया, मैं चलूंगा, निश्चित रूप से संडे को चलूंगा। जब घर में बच्चे छोटे हैं, आज तो सब बड़ा हो गया, सब देख रहे हैं, सामने आके बैठा है, जॉब में आ गया, उसमें छोटा है, घर में बच्चा है, घर में सब जिम्मेवारी है, कंपनी की इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी है। तो ऐसे व्यक्ति के कार्यक्रम में जिनको मौका मिला है, आप आए हैं, मंचासीन अधिकारियों का, तुलसी भवन के अपने सहयोगियों का, भाइयों का, बहनों का और मूर्धन्य साहित्यकार का, ऐसे लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, छोटा बड़ा कार्यक्रम छोटा हो बड़ा हो, किसी न किसी रूप में तुलसी भवन ऐसे लोगों को हमेशा याद रखता है जिसके मन में भारत माता की जय किसी न किसी रूप में दोहरा। पिछले वर्ष 2021 में जब कोरोना का दूसरा लहर जोर पकड़ रहा था, कई जगह आंशिक लॉकडाउन लगाए जा रहे थे। इस बीच तुलसी भवन के सारे साहित्यिक कार्यक्रमों को भी अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अधिकांश साहित्यिक कार्यक्रम वर्चुअल हो रहे थे। इसी बीच 2 जून को साहित्य समिति की मासिक बैठक वर्चुअल मोड में संस्थान के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री प्रसेंजीत तिवारी जी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जमुना तिवारी बेठे ने तुलसी भवन के दिवंगत मानद महासचिव डॉक्टर नंदेश्वर पांडे जी की स्मृति में संस्थान के मुख्य पत्र तुलसी प्रभा का विशेषांक निकालने का प्रस्ताव रखा, जिसे सबों ने सहर्ष पूर्ण ध्वनि के साथ स्वीकार किया। अगले दिन स्थानीय समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुई, परंतु तत्काल इसको संज्ञान नहीं दिया जा सका। 6 महीने बाद यानी 31 दिसंबर की बैठक में एक बातूना डॉक्टर पांडे जी की स्मृति को संजो कर रखने के उद्देश्य से उनके प्रथम पुण्यतिथि पर एक स्मृति ग्रंथ प्रकाशन की योजना बनाई गई और शहर के तमाम साहित्यकारों, विद्वानों और कवियों से डॉक्टर पांडे से जुड़ी रचनाएं आमंत्रित की गई। प्रखर राष्ट्रभक्त, सुधीर साहित्यकार, कुशल संगठनकर्ता एवं तुलसी भवन के पूर्व मानद महासचिव डॉक्टर नंदेश्वर पांडे जी का अचानक हमारे बीच से सदा के लिए चले जाना असह्य दुखदायी है। हम सबों ने साहित्य समिति के वरिष्ठ साथी, मार्गदर्शक एवं साहित्यिक अभिभावक खो दिया है। ऐसे तो डॉक्टर नंदेश्वर पांडे जी से मेरा संपर्क 2005 में हुआ था, जब मैं जमशेदपुर भोजपुरी साहित्य परिषद के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम हेतु परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय जय बहादुर सिंह के साथ तुलसी भवन आया करता था। इस दरमियान जब पता चला कि पांडे जी भोजपुरी भाषी होने के साथ साथ हमारे जवारी भी हैं, तो मैं उनसे भोजपुरी में बातचीत करने लगा, जिससे संबंध और प्रगाढ़ होता गया। श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति। स्मृति ग्रंथों के प्रकाशन का मुख्य लक्ष्य होता है दिवंगत के पर्याप्त अपर्याप्त गुणों की खोज करना और दिवंगत के गुण, प्रतिभा और उपलब्धियों को आकाश तक और विश्वसनीयता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देना। इस ग्रंथ में डॉक्टर पांडे जी
एवं तुलसी भवन से संबंधित तमाम साहित्यकार, विद्वान, कवियों ने बड़े संतुलन के साथ उनके शील, प्रतिभा, देशभक्ति और उपलब्धियों का सम्यक निवेदन किया है। इस स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन की योजना को कार्य रूप देने में मैं तुलसी भवन के न्यासी श्री अरुण कुमार तिवारी, मानद महासचिव श्री प्रसन्नजीत तिवारी, शहर के वरीय साहित्यकार श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह दिनेश, साहित्य समिति के मार्गदर्शक डॉक्टर रागिनी भूषण, उपाध्यक्ष डॉक्टर बीना पांडे भारती, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय कुमार प्रजापति, स्वर्गीय डॉक्टर नंदेश्वर पांडे के बड़े सुपुत्र श्री आलोक पांडे एवं शिक्षा भारती मुद्रणालय के संचालक प्रिय अशोक कुमार सिंह को हार्दिक साधुवाद देता हूँ। स्मृति ग्रंथ में जिन लेखकों ने अपने सहयोग दिया है, उनकी सुचित्रित मणिमय रचनाओं से डॉक्टर नंदेश्वर पांडे जी के जीवन और कर्तव्य के विविध और बहुरंगी पार्श्वों का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी लेखकों की तत्परता के प्रति अपना विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। स्मृति अर्घ पुस्तक का लोकार्पण करते हुए अतिथिगण दिख रहे हैं। डॉक्टर शुक्ला महंती मुख्य अतिथि के रूप में आई थी और दिनेश्वर प्रसाद दिनेश जी विशेष अतिथि के रूप में हैं। कुछ कार्यक्रम होते हैं, जयंती को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए उनकी लगन, प्रयत्न एवं चिंतन देखकर सभी एकजुट होकर लग जाते थे। भारी संख्या में इंग्लिश स्कूल के बच्चे भी भाग लेते थे। राष्ट्र उत्थान की दिशा में उनके हर कदम से सबको प्रोत्साहन मिलता था। साहित्यकारों को तीर्थाटन कराना, प्रमुख स्थानों का दिग्दर्शन कराना, आदिवासी इलाकों का सैर सपाटा कराना प्रतिवर्ष उन्होंने जारी रखा। बद्रीधाम, रामेश्वरम, तिरुपति, पुरी, अंजनी गांव, बिशनपुर, राउरकेला आदि की उनके संघ की यात्रा और विस्मरणीय पल है। यात्रा में सबकी सुख सुविधा का ख्याल रखते थे, सभी अपने को सुरक्षित निरापद महसूस करते थे। पांडे जी कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से बचपन से ही जुड़े थे एवं संघ में उनका प्राण बसता था। कई बार संघ के कार्यक्रम में हम साहित्यकारों को भी ले गए। देश हित में कार्य करने की प्रेरणा संघ से मिलती है। जमशेदपुर भोजपुरी साहित्य परिषद के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में परिषद ने कई मुकाम हासिल किए, खासकर पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में। इनके न रहने से परिषद भी आहत है। दिवाली के समय वंचित स्कूली बच्चों के बीच जाकर मिठाई एवं फुलझड़ी वितरण करना उन्हें बहुत भाता था। इस कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते थे। कई बार स्टेशन एवं सड़कों पर उनकी अगुवाई में असहाय लोगों के बीच कंबल बांटने का कार्यक्रम किया गया। पांडे जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वे स्वयं बताते थे कि किस तरह अपनी मेहनत एवं संघर्ष के बल पर इस ऊंचाई तक पहुंचे। मानगो में उनका एक आलीशान भवन है। उनके सभी पुत्र एवं बहुएं कार्यरत हैं। उनका असमय बीमारी की वजह से चले जाना परिवार के लिए, समाज के लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ा आघात है। ऐसे उनका परिवार समृद्ध एवं खुशहाल है। ईश्वर उनके परिवार को सहन शक्ति एवं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। एक बार और पांडे जी को कोटि कोटि नमन। अपना जीवन व्यतीत किए हैं, उनके साथ सांस्कृतिक आयोजन, साहित्यिक आयोजन, संस्कारगत जो भी कार्यक्रम हुआ है, साथ रहे हैं। यह जरूरी है कि उनके जीवन के बारे में हम कुछ जानें। और मुझे यह जिम्मेदारी दी गई थी उनके जीवन पर लिखने का। मैं उसका एक संक्षिप्त रूप आप सबों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कर्मठ समाजसेवी, राष्ट्रवादी चिंतक एवं मौन साहित्य साधक डॉक्टर नरेंद्र पांडे जमशेदपुर में साहित्यिक गतिविधियों के प्राण थे। उदारता, निश्चलता, आगमहीनता, व्यवहार कुशलता ने उन डॉक्टर पांडे को अपने शुभचिंतकों में काफी लोकप्रिय बना दिया था। उनका सरल, सहज, शांत और शीतल स्वभाव किसी को भी तुरंत अपना बना लेता था।
नवोदित साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना, उसे मंच प्रदान करना उनकी खास विशेषता थी। इसी कारण लोग उन्हें साहित्यकारों के निर्माता कहा करते थे। अपनी मातृभूमि की महत्ता को सर्वोपरि मानने वाले सच्चे देशभक्त डॉक्टर नरगेश्वर पांडे का जन्म दिनांक 18 जनवरी 1952 को इस्पात नगरी जमशेदपुर में ही हुआ था। यूँ तो डॉक्टर पांडे भोजपुर जिला के सुप्रसिद्ध गांव सोनकी सुहिया पोस्ट शाहपुर के निवासी थे, किंतु इनके पिता पुलिस सेवा में जमशेदपुर में ही पदस्थापित थे। इनकी माता का नाम श्रीमती दुलिया देवी और पिता का नाम श्री राजेश्वर पांडे था। डॉक्टर नरगेश्वर पांडे की शिक्षा दीक्षा जमशेदपुर में ही हुई। राजस्थान विद्या मंदिर साक्षी से हाई स्कूल इन्होंने माध्यमिक परीक्षा पास की। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से हिंदी में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक किया। रांची विश्वविद्यालय से स्वतंत्र छात्र के रूप में स्नातकोत्तर करने के बाद इन्होंने 1966 में डॉक्टर रामकिशोर तिवारी के निर्देशन में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। शोध का विषय था कृष्ण काव्य में बलराम। बाद में डॉक्टर पांडे ने LLB भी जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से ही किया। जीविकोपार्जन के उद्देश्य से डॉक्टर पांडे ने DLMW में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। आजीविका के लिए डॉक्टर पांडे ने कई पड़ाव पार किया था। 1970 में टाटा स्टील के पंप हाउस में इनको नौकरी मिल गई। 1992 में टाटा के ही सीमेंट डिवीजन में काम किया। 1998 में डॉक्टर पांडे लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आ गए और लाफार्ज से ही 2013 में प्रबंधक मानव संसाधन पद से सेवानिवृत्त हुए। डॉक्टर नरगेश्वर पांडे का शुभ विवाह श्रीमती बिमला पांडे जी से 1969 में हुआ। प्रमिला जी एक राजकीय विद्यालय में शिक्षिका थी। पांडे जी को 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। सभी व्यवस्थित हैं। सबों की शादी ब्याह करके पांडे जी निश्चिंत हो गए थे और बहुत खुश थे। बहुआंगी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर नरगेश्वर पांडे सेवानिवृत्ति के बाद से साहित्य और समाज में पूर्णतः समर्पित हो गए। 1970 में ही पांडे जी देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठन RSS से जुड़ गए और इसके मुख्य शिक्षक, नगर कार्यवाहक, नगर संचालक, विभाग सेवा प्रमुख आदि पद पर रहकर अपने दायित्व का निर्वाह कुशलतापूर्वक किया। 31 मार्च 2013 में नगर के प्रतिष्ठित भोजपुरी साहित्य संस्था जमशेदपुर भोजपुरी साहित्य परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और 29 नवंबर 2019 को परिषद के अध्यक्ष श्री जय बहादुर सिंह जी के गंभीर रूप से बीमार होने के बाद डॉक्टर पांडे सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष रहते हुए पांडे जी ने परिषद के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए। वे जीवन के अंतिम समय तक परिषद के अध्यक्ष बने रहे। डॉक्टर पांडे नरगेश्वर पांडे 1993 में सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन से जुड़े। 1996 में पहली बार इसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्य बनाए गए। पूर्व मानद महासचिव श्री स्वदेश कुमार प्रभाकर के निधन के बाद 2004 में इन्हें सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन का मानद महासचिव बनाया गया और अंतिम समय तक महासचिव पद पर आसीन रहे। डॉक्टर पांडे के महासचिव बनने के बाद तुलसी भवन का चतुर्थ विकास हुआ। यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियों में काफी गति आई। हिंदी साहित्य और संस्कृति के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाले डॉक्टर नरगेश्वर पांडे केवल निष्ठावान साहित्य सेवी ही नहीं थे, बल्कि कुशल कवि, लेखक, निबंधकार भी थे। इनके निजी पुस्तकालय में 5000 से भी अधिक पुस्तकों का संग्रह है। अध्ययन, लेखन, गीत, संगीत का श्रवण एवं गायन तथा पर्यटन इनका शौक था। अधिकांश रचनाएं राष्ट्रीय भावभूमि पर आधारित हैं। संकल्प के धनी एवं भारतीयता के पोषक डॉक्टर नरगेश्वर पांडे इधर कुछ वर्षों से लगातार अस्वस्थ रहा करते थे।
बीच बीच में अस्पताल में उन्हें भर्ती होना पड़ता था। इसके बाद जीवन की साध समेटे सो रहे कब्र में कितने तन से इतिहास लपेटे। तालियां। इस हॉल में आए हुए सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आज भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ स्वर्गीय पांडे जी को और धन्यवाद देती हूँ अध्यक्ष महोदय को कि मुझे उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया, आने का मौका दिया। क्योंकि पांडे जी के साथ मैं, सब लोगों ने सब कुछ कहा, मैं 2-3 बात सिर्फ कहूँगी। पांडे जी के साथ मेरा जब से मैं आई और वुमेंस कॉलेज में एज प्रिंसिपल हमने ज्वाइन किया, उसके बाद से उनके साथ मेरा आना जाना यहाँ रहता था। और मुझे एक वाकया याद आता है कि एक बार बहुत गर्मी थी और मैं यहाँ आई तो पैदल ही मुझे फ़ोन किया कि आ सकती हैं। हम बोले ठीक है आ जाएंगे, मैं पैदल ही चली आऊँगी अगर गाड़ी नहीं रहेगा। तो मैं पैदल ही कॉलेज से निकल कर आ गई। आई तो यहाँ बहुत गर्मी लग रही थी, तो हम बोले पांडे जी बहुत गर्मी है। तो उन्होंने कहा घबराइए नहीं मैडम, जल्दी ही यहाँ सब एसी वगैरह सब हो जाएगा। और देखिए आज हम लोग एसी में बैठे हुए हैं। तो ये उनका एक दूरदर्शिता थी कि कैसे इसको इतना अच्छा बनाए। और एक बात मुझे बहुत हमेशा याद आती है उनकी कि भोजपुरी साहित्य सम्मेलन वो यहाँ कर रहे थे। तो चूंकि उनको पता था कि मैं आरा से हूँ, तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पर कहा कि आप जरूर आएंगे इसमें और मैं चाहूँगा कि आप इसमें कुछ भोजपुरी में भाषण देंगे। तो मैं जब आई और यहाँ उनके पास बैठी तो उन्होंने कहा कि मैडम भोजपुरी में बोले के बाद, तो मैंने कहा कि रोआ बोला तो नहीं तो बोल देम, लेकिन भाषण देवल बड़ी कठिन हुआ, आम भाषा में तो बात कर लीला। और रियली पहली बार जिंदगी में मैं कॉशस हो गई कि मुझे भाषण देना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी जो उनके साथ हमेशा हम लोग आते रहते थे और उनके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। साहित्य वो यहाँ करे या छोटे वाले रूम में करे, कहीं पर वो साहित्य पर वो आलोचना करते थे और चर्चा करते थे। और उनके द्वारा बनाए हुए कितने लेखक लेखिका हैं जिनको उन्होंने प्रोत्साहन दिया और आगे बढ़ाया और उनको किया। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय से और पूरे तुलसी परिवार से, तुलसी भवन परिवार से, कि पुस्तक तो आपने निकाला लेकिन लोग भूल ना जाए, आने वाली पीढ़ी उनको याद रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि एक अवार्ड बना दें, डॉक्टर नर्मदेश्वर पांडे अवार्ड, जो साहित्य के ऊपर जो सबसे अच्छा काम करे हर साल। बस इतना ही कहना। डॉक्टर साहब का स्वभाव में आप जो देख रहे होंगे मूलतः वो उसी तरह के स्वभाव के थे। कोमलता लगता है वो सीखते होंगे यहाँ से, लेकिन सभी मामलों में कठोर, अति अनुशासन प्रिय और कठोर रहते थे। ध्यान में है एक प्रचारक जी का हिसाब उनके सामने था, मैं भी किसी कारणवश वहाँ गया था, मैं अधिकारी नहीं था वहाँ रहने के लिए, लेकिन मुझे मानते थे तो उन्होंने रखा था। और वह सबको ध्यान होगा उस प्रचारक ने एक पियर्स साबुन खरीद लिए थे और हिसाब में वो लिख दिए थे। और वो देखने के बाद मैंने वो यहाँ एकदम उखड़ गए जोर से, बोले पियर्स साबुन हम लोग ऐसे हैं जहाँ वो रईसी का खर्चीला माध्यम माना जाता था। और उन्होंने कहा एक पियर्स साबुन हम 10 साबुन खरीद सकते थे, स्वदेशी भी खरीदते। और काफी जोर से उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं। और जैसा कि संघ जीवन में एक लंबे समय से रहे हैं, वैसे ही साहित्यिक जीवन में, जमशेदपुर के सामाजिक जीवन में 2 विभूति भी हम सबों के बीच में है। एक हमने आदरणीय दिनेश जी से सुना और तुलसी भवन को भी जो लंबे समय से जानते रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी या कोई संगठन जिनके आशीर्वाद नहीं होता, वैसे केडिया जी हम सबों के बीच में है। और तुलसी, तो आपने सभी लोगों का संस्मरण सुना। आदरणीय प्रसेनजीत तिवारी जो मंच संचालन कर रहे थे उनका भी संस्मरण आपने सुना। और यह इस वीडियो का प्रथम भाग है। इस वीडियो के और भी भाग प्रकाशित किए जाएंगे, आप अवश्य उन्हें सुने। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके कमेंट करने से ही, आपके उत्साहवर्धन से ही हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। हमारा वीडियो बनाने का, उसमें उत्तरोत्तर विकास करने का जो प्रकल्प है, जो संकल्प है, वो आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।